हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अमित शिक्षा, वेलकम बैक टू डेली न्यूज़ कैप्सूल। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट, असम दिवस सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द स्टेट। आज जो है सेकेंड दिसंबर को हम असम दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड, इंडिया ऑफर्स होस्ट टू 2028 क्लाइमेट चेंज। जो आपको मालूम है कॉप जो है 28 दुबई में चल रहा है, तो हम लोगों ने 2028 के जो मीटिंग होने वाला है उसको हम लोगों ने होस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रपोज किया है। थर्ड इज इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट न्यूज़ इज मैन्युफैक्चरिंग PMI रिबाउंड्स इन नवंबर। तो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये क्या है, कौन प्रोड्यूस करता है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज़ है, आप पिक्चर देख सकते हैं। असम दिवस जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं कौन से तारीख को? 2 दिसंबर को जो है हम असम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हम किसको याद करते हैं? स्वर्गीय साउलुंग सुकाफा। ठीक है, साउलुंग सुकाफा का जो है हम उनका जो है रिमेम्बरेंस करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो दिन है वो कमेमोरेट क्या करता है? अराइवल ऑफ सुकाफा जी जो है वो अराइव किए थे फ्रॉम चाइना टू असम। ठीक है, सो ये साउलुंग सुकाफा जी जो थे वो प्रिंस थे कौन से स्टेट के? ताई स्टेट के मोंगमाओ, ताई स्टेट ऑफ मोंगमाओ। ठीक है, ताई स्टेट के थे वो मोंगमाओ से। इट इज करेंटली इन रुइली इन यूनान चाइना। तो मतलब ये जो है वहाँ के प्रिंस हुआ करते थे, बट उनके कज़न ने उनका जो है किंग बनने का, वहाँ पे रूल करने का जो है उस सपने को उन्होंने रोका, मतलब ब्लॉक कर दिया। इसीलिए उनको फोर्स किया गया टू माइग्रेट टू आसाम। प्रेजेंट डे जो आसाम है वहाँ पे उनको फोर्स करना पड़ा, फोर्सफुली वो यहाँ पे माइग्रेट हुए। ठीक है, और उन्होंने क्या 13 इयर्स का जो जर्नी है वो उन्होंने कंप्लीट किया। पटकाई माउंटेन्स को जब उन्होंने क्रॉस किया नामरूप में, तब उनको मिला साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, तो वो जब इंडियन स्टेट ऑफ आसाम पहुँचे, वो कौन से ईयर में पहुँचे? 1228 AD को वो आसाम में पहुंच गए थे। और उन्होंने फाउंड किया किसको? अहोम किंगडम को। द माइटी अहोम किंगडम को किन्होंने फाउंड किया? सुकाफा जी ने। ठीक है, सुकाफास रेन एज द किंग ऑफ अहोम किंगडम हु रूल्ड द मेडिवल आसाम को उन्होंने 600 ईयर्स तक जो है रूल किया है। 600 ईयर्स तक जो है अहोम किंगडम ने जो है आसाम पे रूल किया है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रेट पावर्स जो है हम लोगों को देखने को मिला है, विच इंक्लूड्स सुकाफा जी और बहुत सारे जो उनके जो उसके बाद जितने भी राजा थे बहुत ही माइटी और पावरफुल राजा थे। इसी के कारणवश हम लोगों ने जो है इतने सालों तक मुगल के इन्वेशन को रोक के रखा। उसमें लचित बोरफुकन जी जो है, वहाँ पे आपको मालूम ही होगा बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने मुगल्स को बहुत ही टैक्टिकल तरीके से हम लोगों ने उनको रोका। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ग्लोरियस चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आसाम। जो ये 600 ईयर्स को क्या बोला जाता है? ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, सो उसके बाद क्या बोला जाता है? और उनको वाइडली क्या रिफर किया जा सकता है? एज द आर्किटेक्ट ऑफ बौर आसाम। बौर आसाम के जो है वो आर्किटेक्ट है, या फिर ग्रेटर आसाम जो है उसके सुकाफा जी जो है वो उसके आर्किटेक्ट भी माने जाते हैं। बिकॉज उन्होंने क्या किया? उन्होंने डेवलपमेंट किया और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ भी रह के उन्होंने आसाम में जो है डेवलपमेंट करने की बात की, उन्होंने जो है शुरुआत की उसकी। ठीक है, ही वॉज रिवर्ड for being strong, courageous and fearless leader who played a vital role in unifying the indigenous ethnic group of Assam। तो इनको क्या बोला जाता है कि वो एक strong और courageous leader थे जिन्होंने पूरे असम को जो है एक यूनिटी की तरह की यूनिट की तरह जो है उन्होंने संभाल के रखा। ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो लेगेसी है उसको ऑनर करने के लिए असम दिवस जो है हम मनाते हैं। ठीक है, असम दिवस जो है हम 2 दिसंबर को उनकी लीगेसी को याद करने के लिए, उनके माइट को याद करने के लिए, उनके वैलर को याद करने के लिए हम जो है असम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। ठीक है, तो आपको मालूम है COP 28 जो है वो दुबई में हो रहा है। ठीक है, दुबई में जो है COP 28 हो रहा है। COP 27 इजिप्ट में हुआ था और उसके बाद COP 28 जो है दुबई में था। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है यहाँ, ये हर साल होता है। एवरी ईयर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है जिसमें सारे लीडर्स जो है, जो UNFCCC के जो है ये जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो कन्वेंशन के जो जितने भी सिग्नेटरीज हैं वो सब लोग जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो इंडिया ने क्या प्रपोज किया है, आपको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, लॉस एंड डैमेज फंड जो है
उसमें $250 मिलियन जो है सबने ये सोचा है कि $250 मिलियन जो है हम डोनेट करेंगे या और डेवलपमेंट के लिए जो है उस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हम लोग जो है ये $250 मिलियन जो है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये इंडिया ने क्या प्रपोज किया है कि वो 2028 के जो क्लाइमेट चेंज है कॉप है, सॉरी 2028 के जो कॉप है उसको वो होस्ट करना चाहेंगे, ठीक है। सो इंडिया ने इस बार जो है कॉप में, आपको पता होगा कि हर साल जो है इंडिया कुछ ना कुछ एक टारगेट जो है पिछले साल से बड़ा टारगेट जो है उसको सेट करते हैं। तो इस बार इंडिया ने कुछ बड़ा टारगेट तो सेट नहीं किया, बट उन्होंने जो ये प्रपोज किया कि वो 2028 का जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उसको वो होस्ट करना चाहेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में बात की। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में जो है अभी पूरे डिटेल्स में हमें पता नहीं है। सो इसमें क्या है बेसिकली कि हम जो है, आप अगर इसके नेम से अगर आप समझ जाए तो हम जो है बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स जो है वो आपको देते हैं, पता होगा आपको। कार्बन क्रेडिट्स जो है वो हम देते हैं, कोई भी कंपनी हो गई या कोई भी देश हो गया, उनको एक सर्टेन नंबर्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट्स के अनुसार क्या है कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो उसी तरीके से कि अगर जैसे कोई कंपनी है वो उसने अपने जो है कार्बन क्रेडिट्स में से कुछ क्रेडिट उनको बच गए तो वो उसको ट्रेड भी कर सकते हैं या फिर वो इंसेंटिव पा सकते हैं या टैक्स रिबेट पा सकते हैं। तो ये सब इंसेंटिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट के तहत। सेम ही ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के तहत भी यही होगा कि हम जो है पैसे देंगे फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट्स देंगे फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसेंटिवाइज करेंगे फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसी के लाइन में ही होगा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। उसके बारे में जो भी आएगा फर्दर इन न्यूज़ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है। और हम लोगों ने आपको एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2028 से पहले हमने एक और बार जो है क्लाइमेट कॉप जो है उसको हम लोगों ने होस्ट किया था, दैट वाज इन 2002 में जो है इंडिया ने पहली बार जो है कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उसको होस्ट किया था, ये आपको याद रखना है। सो अगर क्वेश्चन में आए कि इंडिया इज गोइंग टू होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वुड बी रॉन्ग, दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। 2002 में जो है हम लोगों ने एक बार कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उसको हम लोगों ने होस्ट किया था। और हमारे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रूथलेसली exploited the nature but the entire humanity is bearing the cost of it, especially inhabitants of global south। मतलब एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया है, रूथलेसली एक्सप्लॉइट किया है किसको, इन्वायरमेंट को, हार्म पहुंचाया किसको, इन्वायरमेंट को। और हम लोग सबको जो है उसका कॉस्ट अब बेयर करना पड़ता है, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है। हम सबको ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है उससे डील हमें करना पड़ता है। तो हमारे लिए जो है ट्विन प्रॉब्लम है, एक तो हमें डेवलपमेंट भी करना है, एक हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को नज़र में रखते हुए भी हमें अपने स्टैंसेस लेने हैं, ठीक है। The selfishness of a few will lead to world in darkness, not just themselves but for the entire world। मतलब जो कुछ चंद लोगों का सेल्फिशनेस की वजह से जो पूरा जो है अंधेरा छा जाएगा वर्ल्ड में, क्योंकि जो है क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी रियल सिचुएशन, हमें ये समझना होगा, ठीक है। और ये क्या है, उन्होंने उनका ये कहना था, उन्होंने ये अपना बात रखा और सारी कंट्रीज़ को ये बोला कि कार्बन जो हम लोग जो 2050 तक जो है बड़ी कंट्रीज़ को जो है, बिग कंट्रीज़ को जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहिए। कार्बन बिग कंट्रीज़ को कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहिए। बिग कंट्रीज शुड बी कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। सो हम लोगों ने जो है 2070 का टारगेट रखा है इंडिया 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इन आर पंचामृत गोल्स हम लोगों ने ये बोला है कि हम 2070 तक हमें जो है डेवलपमेंट करना होगा, लेकिन उसके बाद हम जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ है उन लोगों को 2050 तक जो है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक यूरोपियन वेस्ट, जितनी भी कंट्रीज़ है, USA हो गया, और भी जितने भी डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है उन सबको 2050 तक जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट। सो यहाँ पे इस जो आर्टिकल है उसमें क्या डिस्कस किया गया है बेसिकली कि हम जो है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की जो है यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। किस तरीके से जो है हमें पब्लिक सेक्टर पे जो है फोकस करना चाहिए रैदर देन आउटसोर्सिंग मैनी थिंग्स, स्पेशली इन द टाइम्स जहाँ पे जो है गैप जो है, इनकम जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सो हमें क्या फोकस करना चाहिए कि हम जो है अपने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा पुश करें, इंसेंटिवाइज करें। ये नहीं है कि सब कुछ ही हम पब्लिक सेक्टर के अंदर ले आए, बट
कुछ एसेंशियल पार्ट्स है, जैसे पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, ये सबको जो है हम अच्छे से बिल्ड करें, रीबिल्ड करें और इंसेंटिवाइज करें, ताकि वो जो है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है एफिशिएंसी के साथ दे पाए। हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे जो, अगर आप देखें यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, ये डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम लोग जो है अगर G20 का ग्रुपिंग देखें, ठीक है, G20 का ग्रुपिंग देखें तो हमारे जो कंट्री है इसमें क्या है, सिविल सर्वेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है काफ़ी स्मॉल नंबर्स ऑफ, मतलब सिविल सर्वेंट का संख्या कम है टू अ लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। किस तरीके से, सिर्फ मतलब जो नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट है वो बहुत कम है और जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। सो हमें जो है, आपको मालूम है सिविल सर्वेंट का रोल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर पुलिस भी देख ले, ठीक है, पुलिस जो हो गया या जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो गया, वो सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जो काम करने वाले लोग ही कम है या फिर ओवरबर्डन्ड है, तो ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में जो है वो कमी लेकर आता है, ठीक है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगा। द पब्लिक सेक्टर शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इन इंडिया इज 5.77%, ठीक है। और ये जो है 5.77% जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट है पब्लिक सेक्टर में। लेकिन अगर हम इंडोनेशिया को देखें या फिर चाइना को देखें, वो बहुत ज़्यादा है। चाइना में, इंडोनेशिया में जो है ये, और यूके में भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। विथ अप्रोक्सीमेटली 1600 मिलियन पर मिलियन, द number of central government of personnel in India pales to comparison of 7,500 in USA। इंडिया में जो है सिविल सर्वेंट 1600 है पर मिलियन लोगों में जो है सिविल 1600 लोग ही एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो 1600 लोगों को ही है। गवर्नमेंट पर्सनल जिसको हम बोलते हैं, जो काम करते हैं हमारे लिए, वो सिर्फ 1600 लोग हैं पर मिलियन। लेकिन यही फिगर हम लोग अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो यहाँ पे 7,500 लोग हैं पर मिलियन। सो ये आपको बहुत बहुत बड़ा एक गैप देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो है सिविल सर्वेंट्स जो है या फिर गवर्नमेंट पर्सनल जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो जो है एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। जो काम जो डिले होता है वो डिले को वो रोक पाएंगे। जो रेड टेपिज्म जिसको हम बोलते हैं उसको वो रोक पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ वर्कर्स से क्या होगा, काम डिवाइड होगा और काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। बट इंडिया के केस में क्या है, सिर्फ इतने कम लोग हैं और इतना भयंकर और इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि हम लोग को उसको सर्व करने के लिए टाइम लगता है। टाइम जितना लगेगा उतना डिले होगा, डिले जितना होगा दैट विल कॉस्ट अस वेरी मच। हमारे डेवलपमेंट में ग्रोथ में जो है रुकावट हम देख सकेंगे। आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन हमें करवाने होते हैं, उस सर्टिफिकेशन में हमें कितना समय लग जाता है, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ वर्क फोर्स। हमारे पास लोग तो है बट वर्कफोर्स की कमी है, लोग तो है बट वर्कफोर्स की कमी है। अब सोचिए कि वर्कफोर्स की कमी किस लिए है, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक जो है ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो भी कोई एम्प्लॉयमेंट लेता है उनको जो है सैलरी देना पड़ता है, और सैलरी के लिए हमें जो है वो हमें पैसा जो है एडिशनल रेवेन्यू कमाना होता है। लेकिन हम जो है हमने देखा है बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा लॉस मेकिंग PSUs या फिर लॉस मेकिंग जो है हम लोग में इंडिया में ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है कि अब जो है इंडिया ने क्या करना शुरू कर दिया है, आउटसोर्सिंग। अब आपको आउटसोर्सिंग कहाँ देखने को मिलेगा? हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब बहुत सारा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में। स्कूल्स में प्राइवेटाइजेशन हम लोगों को देखने को मिला है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के कारण। तो इसमें क्या हो जाए कि पैसा जो है, मनी जो है हमें ज़्यादा बेयर करना पड़ता है, पैसा जो है हमें ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। लेकिन दूसरी कंट्री में अगर हम देखें तो उसका जो कंपैरिजन में इंडिया को ज़्यादा पैसा बेयर करना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या है, हमें अपने वर्क फोर्स को जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब आप सोचिए यहाँ पे हमें जो है रेवेन्यू कम मिलता है, ठीक है, रेवेन्यू जो है सरकार कम वो कमाती है। तो क्या होगा, रेवेन्यू कम होगा तो सैलरी भी कम होगा, सैलरी कम होगा तो करप्शन का चांसेस ज़्यादा होगा। यही तो है साइकिल। रेवेन्यू कम है, सैलरी कम है, सैलरी कम है, करप्शन ज़्यादा है। करप्शन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू कम है। सो दिस बिकम्स अ सर्कल। और जब करप्शन यहाँ इस एंगल में आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि लॉस होता है। लॉस होता है किसको? देश को भी और इंडिविजुअल्स को भी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी दिया गया है। सॉल्यूशन क्या दिया है कि अगर हम
मॉडरेटली अगर हम पे जो है उसको हम अगर धीरे धीरे करके बढ़ाएं, सडनली नहीं इंक्रीज करना है, धीरे धीरे अगर जितना भी पे कमीशन जो आता है, आपको मालूम होगा अभी जो है 7th पे कमीशन चल रहा है, तो अगर हम धीरे धीरे जो है पे कमीशन में अगर हम धीरे धीरे जो है अगर हम उसको बढ़ाए और हम कर दे रिडक्शन इन अपर एज लिमिट, हम जो है अपर एज लिमिट जो है उसमें थोड़ा कम कर दे, जैसे आजकल 60 है, अगर हम उसको थोड़ा कम करके 58 या फिर 57 कर दे तो हमें जो है लॉस उतना ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन गिवन बाय द राइटर हिमसेल्फ। ठीक है, सो आपको ये समझना है कि हमें जो है वर्क फोर्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम उसको आउटसोर्स ना करें। जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, उसको हम आउटसोर्स करेंगे तो लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, तो इसीलिए जो है हमें सब कुछ जो है बैलेंस मेंटेन करने के चलने की ज़रूरत यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, सो द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज मैन्युफैक्चरिंग PMI रिबाउंड इन नवंबर। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है ये क्या है कि यहाँ पे ना एक काइंड ऑफ सर्वे होता है जो सर्विस में मैनेजर्स हो गए या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो मैनेजर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, उनके बीच में एक सर्वे कंडक्ट कराता है। कौन? S&P ग्लोबल। ठीक है, सो S&P ग्लोबल जो है वो एक सर्वे कंडक्ट करवाता है। सो वो पूछता है कि आपके जो सेक्टर है, लेट्स सपोज करते हैं कि सीमेंट की कंपनी है या फिर आयरन स्टील की कंपनी, तो वहाँ पे जाके वो पूछेंगे कि आपको ये हम लोगों ने क्वेश्चनर दिया, तो आप अपने यहाँ पे बताइए कि आपको डिमांड कितना आया, पिछले महीने के कंपैरिजन में कितना डिमांड आ रहा है, सप्लाई आप कितना जनरेट कर पा रहे हैं, और आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है, गवर्नमेंट आपको किस तरीके से हेल्प करे। सो दे डू अ सर्वे। ठीक है, काइंड ऑफ सर्वे, बहुत बड़े लेवल पे सर्वे होता है, और उसमें पता चलता है कि किस तरीके का जो है लोगों का क्या डिमांड है। डिमांड दिखेगा तो कंजम्पशन दिखेगा, कंजम्पशन दिखेगा तो ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हम एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो उस जो है इंडेक्स को क्या बोला जाता है? PMI, दैट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, सो ये क्या शो करता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, PMI बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बार होता है, सर्विस सेक्टर में एक बार होता है। तो अभी जो डेटा आया है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI का आया है। अब आपको समझ आया? मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो है डेटा आया है। सो अभी अगर आप समझे कि डेटा जो है वो नंबर दिया जाता है। ठीक है, 0 to 100 के बीच में जो है डेटा कलेक्शन नंबर जो है वो दिया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है? ये एक सर्वे किया जाता है। ठीक है, 0 to 100 के बीच में आपको रैंकिंग देना होता है, और इसमें हम जो है बहुत सारे कंपनी जो है डिसीजन मेकर्स जो होता है, जैसे CEOs हो गए, ठीक है, एनालिस्ट हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इन सबसे जो है सर्वे हम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 0 to 100 के बीच में जो है रैंकिंग किया जाता है। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे रैंकिंग जो है पॉइंट्स जो है वो 0 to 100 के बीच में दिया जाता है। समझिए, 0 to 100 के बीच में पॉइंट्स दिया जाता है। अगर ये 50 तक पहुँच जाए, अगर ये 50 तक पहुँच जाए तो ये बोला जाता है कि 50 पे अगर टच है तो ग्रोथ हो रहा है, अगर 50 से ज़्यादा है तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अगर 50 से कम है तो वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर ग्रोथ में हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो अभी क्या है कि हमारा जो है ग्रोथ हमें अक्टूबर के महीने से ज़्यादा हमें नवंबर के महीने में थोड़ा सा स्लाइट ग्रोथ हमें देखने को मिला। अक्टूबर में हमें 55.5% का ग्रोथ देखने को मिला था, बट अब जो है 0.5 का जो है उसमें ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिला है, दैट इज़ 56। बट फिर भी ये पॉजिटिव ग्रोथ ही शो कर रहा है, और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो शो कर रहा है। सो आपको याद रखना है, S&P जो ग्लोबल है वो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो निकालता है, और मेन जो चीज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक बार निकलता है, सर्विस सेक्टर का भी एक बार अलग से निकलता है। तो अभी जो न्यूज़ में आया है वो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जो है वो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो जनवरी 2023 से पहले जो है हमें बहुत नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिला था, बट उसके बाद जो है हम लोगों ने मैनेज किया है, और इस साल जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ today's daily news capsule. Okay, so with this we have come to end of today's daily news capsule. If you have liked this capsule, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.